स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, आज हम आपके लिए इतिहास का यानी जो लूसेंट है उसका हैंड राइटिंग नोट्स लेके आए हैं, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। और ये वीडियो जो आपका होगा आपका यूपी पेट एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में, आर्मी के पेपर में कम से कम 2 से 3 नंबर पूरे करेगा। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सारा नोट्स जो है, हैंड राइटिंग नोट्स जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। और इस वीडियो को आप देखिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो लूसेंट का हम दूसरा पार्ट लाएँ हैंड राइटिंग नोट्स का, वो भी आपको मिल पाए। तो सबसे पहले जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में। उत्तर में फैला हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक का जो देश है, उस देश को हम लोग भारत कहते हैं। आपसे कभी पूछा जाएगा भारत देश किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ दे तो आप उसको बता सकते हैं कि उत्तर में फैला हिमालय से लेकर के, जो उत्तर में हिमालय स्थित है और दक्षिण में समुद्र तक का जो देश है, वो पूरा देश हमारा क्या है, भारत। भारत देश राजा भरत के नाम पर पड़ा। सबसे पहले आप लोग ये भी याद रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछ दे भारत देश जो नाम पड़ा भारत, ये किसके नाम पे पड़ा, तो राजा भरत के नाम पर भारत देश पड़ा। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है आपका यूनानी यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान की बात करें तो मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम रखा था, क्योंकि आपको बता दें सिंधु से नाम पड़ा हिंदू, क्योंकि सा को ये लोग हा पढ़ा करते थे। जो मुस्लिम इतिहासकार थे ये लोग सा को हा पढ़ते थे, यानी सिंधु से इन्होंने कर दिया हिंदू। तो हिंदुस्तान आपका नाम कैसे पड़ा, किनसे पड़ा, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसका नाम हिंदुस्तान कर दिया। और इंडिया यूनानियों ने किया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है इंडिया जो। और इसके बाद में भारत देश राजा भरत के नाम पर। आगे चलते हैं, इतिहास के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलेंगी इस वीडियो में, वो भी सबसे पहले आपको बता देते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आपका आधुनिक भारत। याद करिएगा, साथ ही साथ में नोट भी करिएगा। अब एंशिएंट हिस्ट्री जो आपकी है प्राचीन भारत, इतिहास जानने के इसके स्रोत क्या क्या थे, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 आपका धर्म ग्रंथ, 2 आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 है विदेशी यात्री। देखो, इतिहास को जानने के जो स्रोत मिले थे वो कहाँ से मिले, धर्म ग्रंथ से मिले। धर्म ग्रंथ में क्या क्या आएगा, आपके वेद आएंगे, वेदांग आएंगे, पुराण आएंगे और उपनिषद आएंगे। ये आपके धर्म ग्रंथ में आएंगे। यहाँ से इतिहास की काफ़ी सारी जानकारी मिली। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या आएंगे, जातक कथाएँ, आगम, अष्टाध्यायी और राजतरंगणी। इन चीज़ों से ये आपके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इनसे इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली। और विदेशी यात्री में जैसे चीनी यात्री कुछ इंडिया में आए थे, इनसे कुछ जानकारियाँ मिली। यूनानी रोमन यात्री आए थे, इनसे कुछ जानकारियाँ मिली। अरबी लेखक आए थे, इनसे कुछ जानकारियाँ मिली। तो इतिहास जानने का जो स्रोत है, इतिहास को आप कहाँ से जानेंगे, तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्री। आगे चलते हैं, नंबर 4 पुरातत्व। ये सारे अभिलेख इसमें आते हैं। पुरातत्व में सारे आपके क्या आ जाते हैं, अभिलेख। अब हम लोग चलेंगे, नंबर 1 आपने यहाँ पर क्या देखा था, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में क्या देखा था, वेद। तो अब शुरुआत से चलेंगे धर्म ग्रंथ से। तो देखो, धर्म ग्रंथ क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में क्या आता है वो आपको बता दें, वो आते हैं वेद। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि वेद के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वेदों के रचयिता हैं। आप लोग याद रखिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वेद के रचयिता हैं, याद रखना। अगला है वेद कितने होते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वेद होते हैं 4, जिसमें आपका एक ऋग्वेद होता है, दूसरा यजुर्वेद होता है, तीसरा सामवेद होता है और चौथा अथर्ववेद होता है। सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद, सबसे नया वेद आपसे पूछा जाए तो अथर्ववेद। अब ये तो आप याद ही रखेंगे, वेद कई होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। इसके बाद में उपवेदों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद होता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, धनुर्वेद होता है। सामवेद का उपवेद क्या होता है, गंधर्व वेद होता है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, शिल्पवेद। अब आपसे उपवेद अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। सामवेद का क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, शिल्पवेद। तो दोस्तों ये आप याद करते चलिए, साथ ही साथ नोट भी करते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हैंड राइटिंग नोट्स है, इसमें सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप पूरा उससे पढ़ते होंगे तो कई लोगों को तो समझ में ना आता होगा क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो यहाँ पर ना कुछ आपको छोड़ना है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो ऋग्वेद में क्या कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 1028 श्लोक हैं, या जिनको सूक्तियाँ कहते हैं।
10,462 ऋचाएँ हैं। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता होगा ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। आप लोग याद रखना, जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उनको कहते हैं होत्र। तीसरा मंडल देखो, जो आपके 10 मंडल हैं, इसमें आपको वो मंडल बताएंगे जो आपके एग्जाम से जुड़े हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं और आगे आपसे पूछे जाएंगे। तो तीसरा मंडल क्या है, सूर्य देवता सावित्री जो हैं उनको समर्पित है, सभी लोग याद रखना। तो अगला है गायत्री मंत्र। आपसे कभी पूछा जाए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से। अब 9वें मंडल में क्या सम्मिलित है, सोम देवता का उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में। ये भी आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 9वें मंडल में कौन है, 9वें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख। 8वां मंडल पूछा जा सकता है, तो हस्तलिखित रचनाएं हैं इसमें, इनको खिल कहा जाता है। जो 8वां मंडल है इसमें हस्तलिखित रचनाएं हैं, जिनको किस नाम से जानते हैं, जिनको खिल कहते हैं, खिल। और होत्र किनको कहते थे, जो ऋचाओं को पढ़ते थे। 10,462 ऋचाएँ थीं, 1,028 श्लोक थे, 10 मंडल थे। तो सभी लोग याद रखना, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते थे, होत्र। और हस्तलिखित रचनाएं जो आपके 8वें मंडल में, इनको क्या कहा जाता था, खिल। अब देखो 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्ति। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य और 4 शूद्र। तो आप याद रखना, पुरुष सूक्तियाँ हैं जिनको 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। आगे ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 मंत्र हैं और अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र ऋचाओं का वर्णन किया गया। आप लोग ये भी याद रखना, कभी पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने मंत्रों का या ऋचाओं का वर्णन है, तो 250, और अग्नि देवता के लिए 200, याद रखना। अब देखो यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं BC और AD पे। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि BC क्या होता है, तो बिफोर द जीसस क्रिस्ट, यानी जो आपके ईसा के जन्म से पहले का जो समय था, EC यानी BC, बिफोर मतलब होता है पहले। तो पहले किन से, ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहते हैं BC। इसके बाद में जब उनका जन्म हुआ था, तब से शुरू हुआ ईसवी, यानी बर्थडे ऑफ ईसा मसीह। जब बर्थडे हुआ यानी कि जन्म हुआ ईसा मसीह जी का, इसके बाद का जो समय होता है वो होता है AD, यानी एनो डोमिनी, या ए से आप अपना सेंस लगा सकते हैं, आफ्टर, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो अब आप लोग कभी ना गलत करना, BC क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो था वो BC था, जन्म हुआ। इसके बाद में AD आया, AD क्या होता है, एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। आगे चलते हैं, 4 संवत। नंबर 1 आपका है विक्रम संवत, 2 है शक संवत, 3 है गुप्त संवत, 4 है हिजरी संवत। अब देखो आपको ये भी कभी पूछा जा सकता है विक्रम संवत कब से कब तक, तो 58 या 58 BC। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा शक संवत कब से, तो 78 ईस्वी से। गुप्त संवत कब थे, 319 से 320 ईस्वी में। और हिजरी संवत कब से शुरू हुआ, 622 में। अब देखो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि चारों संवत में भिन्न कौन सा है, तो विक्रम संवत भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि सभी में ईस्वी लगा हुआ है, इसमें BC लगा, यानी अन्य तीनों में AD है, एनो डोमिनी, और इसमें आपका लगा है BC। तो सभी लोग याद रखना, यानी बिफोर जेसस क्रिस्ट, तो सभी लोग याद रखना, यानी सबसे भिन्न कौन है, विक्रम संवत है। अगला है प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी शक्तियाँ कौन थीं, हिंद यूनानी थी, शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए, यानी 4 शक्तियाँ प्रमुख मानी जाती हैं प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाली। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी शक्तियाँ हैं। अब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर इसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, ABC या AB या ABCD या फिर सभी, इस प्रकार। तो आप याद रखेंगे हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये 4 प्रमुख शक्तियाँ थीं। अगला है टोटल विक्रमादित्य की उपाधियाँ कितने लोगों को मिली हैं, तो आपको बता दें जो विक्रमादित्य की उपाधियाँ हैं वो 14 लोगों को मिली, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो उपाधि थी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त को भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। और आपसे अगर टोटल संख्या पूछ दी जाए कि कितने लोगों को मिली थी, तो 14 लोगों को मिली थी, और जिसमें सबसे प्रसिद्ध किसकी थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की सबसे प्रसिद्ध थी। अगला है कुषाण वंश का संस्थापक व सबसे प्रतापी शासक, आपसे अगर पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिए कनिष्क को कहा जाता था। ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और संस्थापक भी था। अगला है हमारे कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी शक संवत पर आधारित है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कैलेंडर किस पर आधारित है, तो शक संवत। नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रखना है। हिंदी का पहला महीना कौन सा होता है, चैत। इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च से।
हिंदी का पहला महीना चैत होता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी शुरुआत 22 मार्च से होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है, जिसका जो अंत होता है वो 21 मार्च को हो जाता है, क्योंकि 22 मार्च से आपका चैत शुरू होता है ना, इसलिए। इसके बाद में गुप्त संवत जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था। आप लोग याद रखना, गुप्त संवत जो है आपसे पूछा जाए किसके द्वारा चालू किया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इसके बाद हिजरी संवत की बात हो तो मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब जो थे इनके द्वारा चालू किया गया था। कन्या की जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद आप लोग करेंगे। इसमें कन्या के जन्म की निंदा की जाती है। आपसे कभी पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कन्या की जन्म की निंदा करता है, तो आंसर करेंगे अथर्ववेद। अगला है अथर्ववेद में देवता कौन थे, प्रजापति, जिनकी जो पुत्रियां थीं दो, एक सभा और एक समिति। तो याद रखना प्रजापति जी अथर्ववेद में देवता हैं और जिनकी दो पुत्रियां हैं, एक सभा है एक समिति है। इसके बाद में अब बात करेंगे नंबर 2 पे वेदांग। वेदांग आपके 6 हैं। नंबर 1 शिक्षा, 2 है ज्योतिष, 3 है कल्प, 4 है निरक्त, 5 है छंद और 6 है व्याकरण। ये 6 आपके वेदांग हैं और इनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी। कभी आपसे पूछा जाए वेदांगों की रचना क्यों की गई थी, तो किस लिए की गई थी, वेदों को समझने के लिए। पुराण कितने हैं, 18। रचयिता कौन है इसके, लोमहर्ष हैं और इनके पुत्र उग्रसेवा। तो पुराण आप लोग याद रखिए 18 पुराण है। और जैसे आपका वामन पुराण आप लोग नहीं पढ़ते हो, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब पढ़ते हो आप, 18 पुराण है, जिसके रचयिता है लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रसेवा। सबसे पुराना अगर पुराण पूछा जाता है तो मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखो विष्णु पुराण के अगर आप पूछा जाए मौर्य वंश, और वायु पुराण से कौन सा वंश है, गुप्त वंश। मत्स्य से आपका आंध्र सातवाहन वंश, ये संबंधित हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग कहेंगे 18 हैं तो 3 ही क्यों बताए, तो आपको बताएं इन 3 के अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इन्हीं तीनों को नोट करिए, इतना याद रखिए कि 18 पुराण है जिनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसेवा हैं। और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, और जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से जुड़ा, वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से जुड़ा। किसके बाद क्या आया आपको ये भी बता दें, वेद के बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आए, इसके बाद में उपनिषद आए। उपनिषदों की संख्या अगर पूछा जाए तो 108 है, और सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाए तो छदोंग उपनिषद है, ये सबसे छोटा उपनिषद है। और संख्या कितनी है उपनिषदों की, 108 है। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया, ये भी याद रखना। कभी आपसे पूछा जाए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया, किस में बताया गया, तो शतपथ ब्राह्मण में। आप पढ़ते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्मृति जो है ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसके 2 भाग हैं, एक मनु स्मृति एक नारद स्मृति। मनु स्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति। और शुंग वंश से ये संबंधित है, आप लोग ये भी याद रखना। अब बात करें 2 स्मृतियाँ, एक नारद स्मृति, ये गुप्त वंश से जुड़ी हुई है, और सबसे प्राचीन कौन सी है, मनु स्मृति है, जो कि शुंग वंश से जुड़ी हुई है। इसके बाद में आगे चलते हैं पुस्तकें। देखो जातक आपकी जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म से जुड़ी है। आगम एक पुस्तक है, ये आपकी जैन धर्म से जुड़ी है। आपने पीछे पढ़ा था ना कहाँ से इतिहास के स्रोत मिले हैं, तो वेद, वेदांग, पुराण, जातक, आगम ये सब पढ़ के आए थे अभी आप। तो उसी में जातक एक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से जुड़ी है, आगम एक पुस्तक है जो आपकी जैन धर्म से जुड़ी है। अब देखो आपको बता दें महायान हीनयान किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर रहेगा बौद्ध धर्म आपका। श्वेतांबर दिगंबर पूछे जाते तो काय से संबंधित हैं, जैन धर्म से। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु, आप लोग इसको भी नोट में लिख लेना। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए तो आप लोग कथावस्तु करेंगे। और महायान हीनयान किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर दिगंबर किससे हैं, जैन धर्म से। अगला है आगम पुस्तक महावीर स्वामी के बारे में बताती, जो एक आपकी अब नंबर 2 पे थी आगम, जो जैन धर्म से जुड़ी है, ये महावीर स्वामी के बारे में बताती है। 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, जो कि आप लोग याद रखेंगे और याद है भी काफ़ी लोगों को। राजतंगड़ी, इसमें आपको कश्मीर का इतिहास मिलता है, ये कल्लड़ ने लिखी थी, इसके रचयिता जो है वो कल्लड़ जी है, जिसमें आपको कश्मीर का इतिहास देखने को पढ़ने को मिलता है। अर्थशास्त्र की बात करें तो ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है। अगला बात करें मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, तो चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है इससे। सभी लोग याद रखिएगा इसको भी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से। अगला है भारत में अरबों का आक्रमण काय पे हुआ, तो सिंध पर।
चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर रहेगा अली अहमद जी चचनामा के लेखक हैं। अगला है संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। मौर्य काल के पहले की जानकारी इसमें मिलती है आपको अष्टाध्यायी में, और लेखक जिसके कौन है? पाणिनि जी हैं। अगला है गार्गी संहिता, इसके लेखक हैं कात्यायन, यानी इब्नों के आक्रमण का इसमें आपको वर्णन मिल जाता है। ये एक ज्योतिष ग्रंथ भी माना जाता है गार्गी संहिता, कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, इसमें यवनों के आक्रमण का वर्णन मिलेगा। इसके बाद है महाभाष्य, ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। जो महाभाष्य है किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। इसमें शुंगों के बारे में बताया गया है। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो जानकारियाँ थी उनके बारे में जानते हैं। इनको 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 चीनी लेखक, 2 अरबी लेखक, 3 यूनानी लेखक और 4 हैं अन्य लेखक। तो सबसे पहले चीनी लेखक में फाहियान आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। मध्य प्रदेश राज्य में यात्रा की, वहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया किसने? फाहियान ने। आया कब था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कहाँ पर गया था? मध्य प्रदेश में गया था, जहाँ पर उसने वहाँ की जनता को सुख और समृद्ध बताया था। तो यह था कौन? चीनी लेखक था। बात करेंगे ह्वेनसांग की, हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसकी पुस्तक थी सीयू की। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की इसने बिहार में जो की है। इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया पूछा जाए तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया। जो आपका ह्वेनसांग आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और एक पुस्तक लिखी सीयू की। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, आपसे कभी पूछा जाए यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया? ह्वेनसांग को। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये भी ह्वेनसांग की पुस्तक है। संयुगन और इत्सिंग, ये दोनों भी चीनी यात्री थे। आप लोग इसको भी याद रखना, कभी पूछा जाए संयुगन कौन था तो चीनी यात्री, इत्सिंग कौन था तो चीनी यात्री। आप लोग इसको भी याद रखिए और नोट करिए। अगला है अरबी लेखक, अलबरूनी महमूद गजनबी के दरबार में आया था। ये आपका अरबी लेखक था। अरबी अलबरूनी की जो बुकें थीं वो थीं किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद। अन्य नाम जो अन्य लेखक आए थे, एक तारानाथ तिब्बती लेखक आए थे जिनके बुक थी कंग्यूर और तंग्यूर। जो आपने अन्य लेखक लिखा है उसमें एक और आए थे तारानाथ, एक तिब्बती लेखक हैं जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी कंग्यूर और तंग्यूर। आपसे कभी पूछा जाएगा कंग्यूर नामक पुस्तक किसने लिखी तो तारानाथ, तंग्यूर नामक पुस्तक किसने लिखी? तारानाथ। किताब उल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी। तहकीक हिंद किसने लिखी? अलबरूनी। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। आवाज़ आते हैं इब्न बतूता पे। ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। मोरक्को की राजधानी कहाँ पर है? रबात में है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। इब्न बतूता की जो बुक है उसका नाम है रियला। वास्तविक नाम इनका है अब्दुल मोहम्मद बिन तूता। याद रखना आप लोग, इब्न तूता का नाम जो वास्तविक है वो है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। इनकी पुस्तक कौन सी है? रियला। याद रखना। अगला है मार्को पोलो, ये वेनिस का निवासी था मार्को पोलो, याद रखिएगा। यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में जानते हैं। एक टेसियस थे, एक हेरोडोटस। टेसियस ये ईरान का राजवैद्य भी था। हेरोडोटस जो थे इनको इतिहास का पिता भी माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्टोरिका, इसको भी याद रखना। तो यूनानी और रोमन लेखक में टेसियस और हेरोडोटस। टेसियस ईरान का राजवैद्य, हेरोडोटस इतिहास का पिता जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। सिकंदर की बात करें तो इनके साथ 3 लोग और आए थे, निरियाकस, आने सिक्रेटस और आस्ट्रियोबुलस। ये 3 लोग सिकंदर के साथ और आए थे। सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस। आप लोग याद रखना, आपसे कभी पूछा जाए सिकंदर का जल सेनापति तो निरियाकस। अब बात करेंगे डायमेकस के बारे में। बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश आंतियोकस ने भेजा, उनका सेनापति था ये डायमेकस, याद रखिएगा, जो बिंदुसार के दरबार में आया। डायनोनिसियस जो आपका था ये अशोक के दरबार में आया था। मिस्र नरेश फिलेहेल्डस ने राजदूत जो ये था इनका डायनीसियस जो है ये आया था, ये अशोक के दरबार में आया था और मिस्र नरेश फिलेहेल्डस का राजदूत था। टालमी भारत का भूगोल पुस्तक लिखी टालमी ने, याद रखना। प्लिनी आया था, ये प्राकृतिक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री इसने लिखी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, इसकी बुक थी इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आप लोग याद रखिएगा, जो सिकंदर का राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस किनका राजदूत हुआ करता था? सिकंदर का। और मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का, याद रखना। अगला है पेरीपल्स ऑफ द एर्थियनशिया सी। इसके लेखक ज्ञात नहीं अभी तक। इसमें हिंद महासागर का वर्णन आपको मिल जाता है इस पुस्तक में, लेकिन इसके लेखक जो हैं वो अभी तक ज्ञात नहीं है। याद रखना, एक ऐसी पुस्तक है ये पेरीपल्स ऑफ एर्थनशिया, याद रखिएगा। अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य।
अभिलेख एक तरफ आपको बताएंगे, दूसरी तरफ सिक्के। देखो, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। सबसे पुराना अभिलेख है एशिया माइनर का बोगाचकोई। इसमें 4 देवताओं के बारे में बताया गया है, इंद्र के बारे में, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में, नासत्य के बारे में। हाथी गुफा अभिलेख एक आपका है जो भारतवर्ष का उल्लेख करता है। कलिंग राजा खारवेल ने इसको बनवाया था, हाथी गुफा को। इसके बाद में नासिक अभिलेख जो आपका है, शासक हैं गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख, इसके शासक हैं रुद्रदामन। अब सिक्कों की अगर बात करें तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो आहत कहते थे। साहित्य में सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो कारसार्पण कहते थे। अरिकमेड यानी पांडिचेरी से रोमन सिक्के मिले। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो हिंद यूनानी ने चलवाए। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो गुप्त शासकों ने चलवाए। सबसे शुद्ध सिक्के सोने के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये समुद्रगुप्त शासक था। एहोल अभिलेख, इसका पुलकेशन शासक था तब। मंदसौर अभिलेख, तो मालवा नरेश यशोवर्मन यानी रेशम बनकर का उल्लेख किया गया है, रेशम बुनकरों का उल्लेख है। ग्वालियर अभिलेख, ये पतियार नरेश भोज, इससे जुड़ा हुआ है। अगला है कौन ऐसा शासक था जो गुप्त वंश का जो संगीत प्रेमी था, तो आंसर रहेगा समुद्रगुप्त जो था एक ऐसा शासक था जो संगीत प्रेमी कहा जाता था। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए कहाँ पर मिले, तो सिक्कों में मिले। तो आपको बता दें समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए देखे गए, काय में, सिक्कों पर इनकी फ़ोटो देखी गई। अब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। ये जो वीडियो है प्रागैतिहासिक काल से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, यानी जो नोट्स है हैंड राइटिंग कैसा लगा। और आप लोग इसको नोट करिए, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस प्रकार आपको पार्ट मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।